चलो यार 2010 का स्पेशल पेपर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है 2010 वाला। और इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि टॉपिक जैसे एंशिएंट शुरू किया तो एंशिएंट में जितने भी सवाल आए उससे हम लोग टॉपिक निकाल के उसके ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑप्शन और उसके टॉपिक से। अगर टॉपिक निकल पाए तो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट थीम निकल आई, ऑप्शन निकल आया, उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आगे भी अगर कोई सवाल आता है तो वो संभावनाएं सवाल पूछने की जो भी हैं वो सारा कवर हो जाए। ठीक है, पहले जो पांचवा सवाल है, चार सवाल डिस्कस कर चुके हैं। पांचवा सवाल है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस काल से संबंधित है? तो गुप्ता काल से संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित है। अब गुप्त काल का जितना भी हो सकेगा पूरा टॉपिक डिस्कस करा जाएगा। ठीक, यहाँ से भी सवाल आ सकते हैं। तो गुप्ता पीरियड कहाँ पे लोकेटेड थी, इसका जो विस्तार था कहाँ तक था? यूपी और बिहार में था। इसका विस्तार यूपी और बिहार में था। ठीक, और गुप्ता पीरियड शुरू किसने किया? शिलगुप्त ने शुरू किया। शिलगुप्त ने शुरू किया और गुप्ता पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्ता पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सब बेसिक सवाल है। स्वर्ण काल क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे समाज काफी बेहतर था। ठीक है, बहुत तरक्की हो चुकी थी। यहाँ पे क्वाइंस वगैरह और इकोनॉमी वगैरह बहुत अच्छा डेवलपमेंट था इसका, और मंदिरों का बहुत अच्छा निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये सारी वजह से इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पे एक विष्टि फोर्स लेबर की भी परिकल्पना थी, मतलब इस टाइम फोर्स लेबर भी था। बंधुआ मजदूरी इसको बोलते हैं, उसको बंधुआ मजदूरी को विष्टि बोलते थे। बंधुआ मजदूरी को विष्टि बोलते थे। बंधुआ मजदूरी को विष्टि बोलते थे। ठीक है, बंधुआ मजदूरी को विष्टि बोलते थे। और भू राजस्व 1/4 से 1/6 तक था। 1/4 से 1/6 तक था। भू राजस्व 1/4 से 1/6 तक था। ठीक है, बार बार इसलिए बोले ताकि बार बार सुनाई पड़े और याद रहे। और दो तरह की भू राजस्व की परिकल्पना थी। यहाँ पे दो तरह के भू राजस्व थे, एक उद्रंग था, एक भागा था। एक उद्रंग था, एक भागा था। उद्रंग एंड भागा, दो तरह के भू राजस्व थी, एक उद्रंग एंड भागा। उद्रंग एंड भागा, उद्रंग एंड भागा। यहाँ पे वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा था। वस्त्र उद्योग यहाँ पे बहुत अच्छा था। इवन गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता था दूसरे देशों में। दूसरे देशों से एक्सपोर्ट भी होता था, बंदरगाह से एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग काफ़ी अच्छा था। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा था। दो तरह के जो है लोग कंडीशन पूछता है, जैसे शूद्र की, इनकी इस टाइम कंडीशन क्या थी? तो शूद्र इस टाइम मतलब गुप्त काल में पुराण सुनने का अलाउ कर दिया गया था कि वो पुराण सुन सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने कृष्ण भगवान की पूजा शुरू की। कृष्ण भगवान की पूजा शुरुआत हुई थी गुप्त काल में, किसके द्वारा? शूद्र के द्वारा। ठीक है, शूद्रों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद महिलाएं की क्या कंडीशन थी? महिलाएं की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी, काफी बुरी हुई थी। और इसकी वजह क्या थी? एक है एरड़ अभिलेख। ये एरड़ अभिलेख किसका? भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है। इस अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का एविडेंस मिलता है। सती प्रथा का एविडेंस यहीं से मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख, कई बार आ चुका है सवाल। भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख किससे संबंधित है? सती प्रथा से संबंधित है। उसके बाद बंदरगाह। ठीक है, पोर्ट या बंदरगाह, तो दो तरह के पोर्ट थे, एक वेस्टर्न कोस्ट पे था, ठीक है, और एक ईस्टर्न कोस्ट पे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पे पोर्ट्स थे। ठीक है, बंदरगाह थे। पश्चिमी घाट से जाहिर सी बात पश्चिमी घाट पे होगा तो उससे जो सामान भेजा जाएगा, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, आयात निर्यात होगा, वो पश्चिमी देशों से होगा। और जाहिर सी बात है, और पूर्वी में होगा तो पूर्वी देशों से होगा मोस्टली। ठीक है, तो इसका ट्रिक है घातक। हमने लिखा नहीं, जगह कम है थोड़ी, इस वजह से दिक्कत है। तो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पोर्ट गुप्त काल से है। ये सवाल टफ बनता है कि इनमें से कौन सा जो है पोर्ट है गुप्त काल से संबंधित है, या कौन सा पोर्ट है जो पूर्वी पे है या पश्चिमी पे है, छोर पे है, इस तरह पूछ सकता है। तो घातक का फुल फॉर्म है घंटासाला, G फॉर घंटासाला, GH फॉर घंटासाला, ताम्रलिप्ति एंड घंटासाला, ताम्रलिप्ति एंड कंडूरा। ठीक है, कंडूरा। ये सारी चीजें लूसेंट और घटाचक्र मिलेगा। ये सारा रूल बनाया है, ये से पेपर घटाचक्र, लूसेंट और एनसीईआरटी से बनाया है। ठीक है, और ईस्टर्न या पूर्वी क्षेत्र पे कौन सा है? पूर्वी बंदरगाह जो है वो कौन से? केबीसी, मतलब कल्याण, भारूच, काम्बे एंड चौल। कल्याण, के फॉर कल्याण, बी फॉर भारूच, सी फॉर काम्बे एंड चौल। सी फॉर काम्बे एंड चौल। ये सारा हम नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। इस वक्त जो अब एक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित एक बात इस वजह की प्रशासन, इस टाइम का प्रशासन बहुत विकेंद्रीकृत हो चुका था। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। गुप्ता टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही डिसेंट्रलाइज था, विकेंद्रीकृत था। ठीक है, और अगर मौर्य में पूछेंगे तो वहाँ पे बहुत सेंट्रलाइज था, बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी है और उसका हेड कौन था, वो अक्सर पूछता है सवाल। ये भी पूछ सकता है कि बड़े से छोटे में लगाओ, अरेंज करने का सवाल भी आ सकता है आरोप में। तो सबसे बड़ा भुक्ति है। भुक्ति मतलब क्या था? प्रोविंस था। भुक्ति प्रोविंस था। भुक्ति प्रोविंस मतलब आप आज की जो स्टेट से समझिए, राज्य। भुक्ति इतना बड़ा था कि पूरा कई राज्य आ रहे हैं उसमें।
भुक्ति, उसका हेड कौन था? उपालिका एंड भोगापति, उपालिका या भोगापति, उपालिका या भोगापति। ये भी आ सकता है कि भुक्ति को कौन हेड करता था या विषय को कौन हेड करता था, इस तरह के सवाल आते हैं। तो भुक्ति, उपालिका, भुक्ति को कौन हेड करता था? उपालिका। विषय को कौन हेड करता था? आयुक्त। आज भी जिला आयुक्त होते हैं, ठीक है, जिला आयुक्त होते हैं। तो विषय क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। विषय क्या है? डिस्ट्रिक्ट, उसको कौन हेड करता है? आयुक्त। विषय क्या है? जिला है, उसको कौन हेड करता है? आयुक्त। विषय क्या है? जिला है, उसको कौन हेड करता है? आयुक्त, ठीक है। फिर विधिका, विधिका नगर है, विधिका नगर को बोलते हैं, विधिका नगर को बोलते हैं, विधिका नगर को बोलते हैं, ठीक है। और इसको हेड कौन करता है? पुरापाला, इसको हेड करते हैं पुरापाला, इसको हेड करते हैं पुरापाला। विधिका, ठीक है, इसको बोलते हैं नगर को बोलते हैं, इसको हेड करते हैं पुरापाला। और ग्राम, ग्रामिका, ये तो आसान है, ठीक है। तो भुक्ति, विषय, विधिका एंड ग्राम, भुक्ति, विषय, विधिका एंड ग्राम, ये 4 प्रशासनिक इकाई थे उस टाइम, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल संहिता और दंड संहिता, मतलब सिविल लॉ एंड आईपीसी लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ इसको बोलते हैं, वो दोनों पूरी तरह से अलग अलग कर दिए गए। पहले अलग अलग नहीं थे, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ दोनों अलग कर दिए गए, सिविल संहिता एंड दंड संहिता अलग कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके गुप्ता पीरियड के टाइम में। और इस गुप्ता पीरियड के समय में सहकारी समितियां बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे से काम करती थी, सहकारी समितियां बहुत अच्छे से काम करती थी। इन सहकारी समितियों को हम लोग श्रेणी या गिल्ड बोलते थे, श्रेणी या गिल्ड बोलते थे, श्रेणी या गिल्ड बोलते थे। ये श्रेणी और गिल्ड मतलब ग्रुपिंग था, ट्रेडर्स का ग्रुपिंग था। और ये जैसे आज के टाइम में होता है ट्रेड यूनियन जिसको बोलते हैं, वो इतना स्ट्रांग था कि वो अपना कानून बनाते थे, वो अपनी तरह लॉ पास करते थे, वो दंड देते थे अगर कोई लॉ को, कानून को तोड़ता है तो, ठीक है। 2 तरह की समितियां बहुत प्रचलित हैं, लेकिन प्रचलित थी, लेकिन ये गुप्ता टाइम का नहीं है, मणिग्राम एंड नानादेशी, मणिग्राम एंड नानादेशी। अब जितने भी रूलर हुए इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं उनको हम लोग सेकंड में देखेंगे, ठीक है। तो श्रीगुप्त सबसे पहले आए, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त कौन है? फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। श्रीगुप्त कौन है? फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। श्रीगुप्त कौन है? फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर को शुरू करने वाले श्रीगुप्त, ठीक है। तो इनका टाइटल था अधिराज, इनका टाइटल था अधिराज, इनका टाइटल था अधिराज, इनका टाइटल था अधिराज। ये अधिराज टाइटल दिया गया है पूना कॉपर अभिलेख में, पूना कॉपर अभिलेख में, पूना कॉपर इंस्क्रिप्शन में। प्रभावती गुप्ता रहे, प्रभावती गुप्ता कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है, अभी आगे वो देखेंगे, ये बाद में मिला है, ठीक है। मतलब श्रीगुप्ता के बारे में चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी के अभिलेख में इनका नाम मिला है, जो क्या इनका टाइटल क्या है? अधिराज, अधिराजा या अधिराज, ठीक। इसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता संवत इन्होंने शुरू किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्ता संवत इन्होंने शुरू किया था, गुप्ता संवत शुरू करने वाले चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्ता संवत शुरू करने वाले चंद्रगुप्त फर्स्ट है। गुप्ता संवत 319-320 में शुरू हुआ था, ठीक है, गुप्ता संवत 319-320 में शुरू हुआ था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइटल का महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, ठीक है। अच्छा, इस महाराजा धीराज के बारे में चीज जानिए कि महाराजा अधिराज जो टाइटल था वो लगभग सारे गुप्ता रूलर को मिला था, सारे गुप्ता रूलर ने ये टाइटल लिया था, ठीक है। महाराजा अधिराज का टाइटल लगभग हर गुप्ता रूलर के पास है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी, लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी से इन्होंने शादी की थी, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। लक्ष्मी प्रिंसेस कुमार देवी शादी की थी और लक्ष्मी वही है जो गौतम बुद्धा से संबंधित है। लक्ष्मी कौन है भाई? जो गौतम बुद्धा से संबंधित है, ठीक। आगे चलते हैं समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त जो है इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया, सिक्कों के पीछे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, सिक्कों के पीछे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो इस तरह का सवाल आता है कि वो कौन गुप्ता रूलर है जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया सिक्कों के ऊपर? तो समुद्रगुप्त। इसका मतलब ये कि म्यूजिशियन थे। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि समुद्रगुप्त म्यूजिशियन थे क्या, तो बिल्कुल थे, ठीक। एबी स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है, एबी स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है, एबी स्मिथ ने इन्होंने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। जितना भी चीज है सब मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इनका टाइटल क्या था? प्रक्रमांक। इनका टाइटल था प्रक्रमांक, इनका टाइटल था प्रक्रमांक, विक्रमांक एंड कविराज। प्रक्रमांक, विक्रमांक एंड कविराज, दो टाइटल अलग है, उसको ध्यान रखना है। जैसे कविराज एकदम अलग है, तो कविराज टाइटल याद रखना है, वैसे विक्रमांक भी याद रखना है। कविराज याद रखना है। कविराज टाइटल जो है प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेना ने इस्तेमाल किया। हरिसेना कौन थे? इनके कोर्ट में रहते थे हरिसेना, समुद्रगुप्त के कोर्ट में रहते थे हरिसेना, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, मतलब उनके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा है, जिसके बाद उनकी अचीवमेंट, समुद्रगुप्त की अचीवमेंट के बारे में उस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। उसी में हरिसेना ने समुद्रगुप्त के बारे में कविराज जैसा टाइटल इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ये बहुत अच्छे रूलर भी थे। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये चीज याद रखना है। और अश्वमेध यज्ञ, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया है, अश्वमेध यज्ञ कराया है। उस अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद उन्होंने भी महाराजा धीराज का टाइटल लिया। महाराजा धीराज का टाइटल कब लिया? अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद,
पर्याप्त प्रशस्ति, इनके बारे में पर्याप्त प्रशस्ति है। लिखा गया है, किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। हरिसेन किसके कोर्ट में थे? समुद्रगुप्त के कोर्ट में थे। इस हरिसेन के जो पर्याप्त प्रशस्ति, इसमें जहांगीर और बीरबल का नाम मिलता है। ये बाद में उन्होंने अपना नाम डाला जहांगीर और बीरबल। तो ये सब सवाल आते हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का टाइटल था विक्रमादित्य। ये तो बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। विक्रमादित्य इनका टाइटल है, विक्रमादित्य। और भट्टारका भी इनका टाइटल है, भट्टारका भी इनका टाइटल है, भट्टारका भी इनका टाइटल है, भट्टारका भी इनका टाइटल है। ठीक है, इनका टाइटल एक सकारी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारी भी टाइटल इनका है। सकारी टाइटल तब लिया था जब इन्होंने साकाओं को हराया था। साकाओं का एक रूलर था रुद्रसिम्हा III, रुद्रसिम्हा III को हराया। उसके बाद उनको टाइटल लिया सकारी। और ये पहले रूलर है जिन्होंने रजत सिक्के चलाए थे। रजत सिक्के चलाने वाले पहले रूलर कौन है? गुप्ता रूलर रूपक। मतलब उनका नाम चंद्रगुप्त सेकंड है, लेकिन उस सिक्के का नाम था रूपक। उस सिक्के का नाम था रूपक। ठीक है, इनकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। दोनों ऊपर पढ़ा है ना। प्रभावती का जो पूना कॉपर अभिलेख था उस पे अधिराजा टाइटल किसको दिया गया? श्रीगुप्त को। ठीक है, और इनकी बेटी का नाम प्रभावती गुप्ता था। इनको बोलते थे क्वीन ऑफ वाकाटक। ये वाकाटक एम्पायर की क्वीन थी, क्योंकि वाकाटक के प्रिंस के साथ प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी। ठीक है, इनके टाइम फाह्यान आया था, कई बार आ चुका है सवाल। फाह्यान आया था, उन्होंने किताब लिखी सियूकी। फाह्यान चाइना से आए और किताब लिखी सियूकी। फाह्यान कहाँ से आए? चाइना से आए, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, और किताब लिखी सियूकी। एक मेहरौली आयरन अभिलेख है, आयरन पिलर है। मेहरौली आयरन पिलर है, दिल्ली में है। और इस पे विष्णु ध्वज लगाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। विष्णु ध्वज लगाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और, नवरत्ना। इनके में नवरत्ना भी आए थे, मतलब नवरत्न थे इनके कोर्ट में। इनका 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे देखते हैं। तो अब चंद्रगुप्त सेकंड के यहाँ तक हमने किया था। अब नवरत्ना ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो इनके कोर्ट में नवरत्ना थे, 9 लोग थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें 4 से सवाल बहुत ज्यादा आता है। तो पहला है कालिदास। तो कालिदास ने जो 4 किताबें लिखी हैं उससे भी पूछता है कालिदास किसके कोर्ट में था, ये सवाल बहुत आता है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में थे। तो इनकी किताब का जो ट्रिक है मार्क, ठीक है, M फॉर मेघदूतम, M फॉर मेघदूतम, M फॉर मेघदूतम, A फॉर अभिज्ञान शकुंतलम, A फॉर अभिज्ञान शकुंतलम, A फॉर अभिज्ञान शकुंतलम, R फॉर रघुवंशा, R फॉर रघुवंशा, R फॉर क्या होता है? रघुवंशा, एंड K फॉर कुमार संभव, एंड K फॉर कुमार संभव, K फॉर कुमार संभव। तो कालिदास थे चंद्रगुप्त सेकंड के उसमें, और की 4 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशा एंड कुमार संभव। ठीक है, उसके बाद अमर सिम्हा भी इनके कोर्ट में थे। अमर सिम्हा ने कौन सी किताब लिखी? अमरकोश। अमर सिम्हा ने लिखी अमरकोश। अमर सिम्हा भी इनके उसमें थे। अमर सिम्हा ने लिखी अमरकोश। ठीक है, उसके बाद धन्वंतरी जो है मेडिसिन से संबंधित है, मतलब दवा वगैरह से संबंधित है। धन्वंतरी की किताब का नाम है नवनी ताकम। इनकी बुक का नाम है नवनी ताकम। ठीक है, इसके बाद वराहमिहिर भी इनके कोर्ट में थे। इनके कोर्ट में थे, इन्होंने लिखा पंच सिद्धांतिका। इन्होंने लिखा है पंच सिद्धांतिका। ठीक, और इसके बाद ये सेकंड हो गए। इसके बाद कुमारगुप्त आए। ठीक है, कुमारगुप्त के समय में 2-3 चीजें हुई। पहला ये कि ये बहुत बड़े कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार बनाया था। किसने? कुमारगुप्त ने। नालंदा महाविहार किसने बनाया? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और इन्होंने जो टाइटल है उसका नाम है महेंद्र आदित्य। इनके टाइटल का नाम है महेंद्र आदित्य। ठीक है, और एक मंदसौर अभिलेख है। उसमें कहा गया है कुमारगुप्त की पृथ्वी प्रशस्ति, मतलब पूरे पृथ्वी का इकलौता राजा कौन? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्ते पृथ्वी प्रशस्ति किसमें लिखा गया है? मंदसौर अभिलेख में लिखा हुआ है। इसके बाद जो आखिरी गुप्ता की रूलर हैं वो है स्कंदगुप्त है। तो स्कंदगुप्त से एक चीज बहुत संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम में हुड़ों ने अटैक किया था और इन्होंने हुड़ों को सक्सेसफुली हरा दिया था। और ये किसमें लिखा हुआ है? भितरी अभिलेख में लिखा है। ये भितरी अभिलेख कहाँ है? गाजीपुर में है, यूपी में। तो यूपी स्पेशल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाजीपुर में भितरी अभिलेख है जो कि संबंधित है स्कंदगुप्त से। ठीक है, अब गुप्त से संबंधित एक चीज लगभग हो गया है। अब एक हम सीक्वेंस बता देते हैं कि कौन राजा पहले आया, क्योंकि डेट याद रखना अच्छी बात नहीं है। डेट याद रखना मतलब इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है कि डेट याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर सीक्वेंस में याद रहे, जैसे श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त सेकंड आए, स्कंदगुप्त, अगर यही सीक्वेंस अगर याद रहता है तो अगर क्रोनोलॉजी वाला सवाल आता है तो आपका आसानी से हो जाएगा। हाँ, तो
गुप्ता एम्पायर तो हो गया पूरा, गुप्त काल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसको अगर सीक्वेंस में लगाने को आता है तो पहले श्रीगुप्त आएंगे, घटोत्कच आएंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट आएंगे, समुद्रगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे, फिर स्कंदगुप्त आएंगे। ठीक है, यही 5-6 से गुप्ता एम्पायर में सवाल हमेशा आता है और कहीं से भी नहीं आता है। इसको बार पढ़ो, ये सीक्वेंस में आ सकता है तो सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है, इसको कैसे भी कोडिंग बना के कैसे भी याद करना है तो सीक्वेंस याद करना है। और छठा सवाल जो है लास्ट है यूपी स्पेशल जो 2010 वाला पेपर था, उसका लास्ट क्वेश्चन जो है इंस्टेंट का वो ये है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजपूतों ने कराया था। ठीक है, राजपूतों ने कराया था। अब राजपूतों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि राजपूत ये जो एम्पायर था ये किसने स्टैब्लिश किया था? दंतिगुप्त ने स्टैब्लिश किया था, ये सवाल आ सकता है। राजपूतों की राजधानी कौन सी थी? राजपूतों की राजधानी थी मान्यखेत थी। ठीक है, राजपूतों की राजधानी मान्यखेत थी। और कृष्णवर्मन ने कैलाश टेम्पल को स्टैब्लिश किया था। कैलाश टेम्पल का निर्माण करने वाला कौन है? कृष्णवर्मन है। कैलाश टेम्पल का निर्माण करने वाला कौन है? कृष्णवर्मन है। ठीक है, तो यहाँ सवाल आ सकता है, यहाँ सवाल आया ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूतों ने कराया, ये सवाल आया। तो ये भी आ सकता है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया? ठीक है, तो यह इसका आंसर कृष्णवर्मन हो जाएगा। और राजपूतों ने किसको संरक्षण दिया? जैन को संरक्षण दिया। राजपूतों ने जैन को संरक्षण दिया है। ठीक है, तो ये पूरा 2010 का कंप्लीट हो गया है। अब इसके इस प्रीलिम्स वाला था, हम लोग मेंस वाला करेंगे।